बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स। इसका पार्ट जो है वो 7 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। असल में ये पिछले पार्ट के ही 2 छोटे टॉपिक हैं, वो रह गए, तो इसको मैं कवर करने जा रहा हूँ अभी। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो ऊपर देखिए, आपको लिंक शो हो जाएगा, ठीक है। और अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन के ऊपर आपको अगला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा। पिछला पार्ट हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है। पिछला पार्ट ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट जो है वो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। और सबसे बेहतर तो ये, क्योंकि अभी हम चैप्टर नंबर 20 पे हैं। 15 हो गया, 16, 17, 18, 19 और ये 20 के कंप्लीट लेक्चर्स इस न्यू बुक के, ठीक है, कंप्लीट लेक्चर्स वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारी वीडियोज़ वहाँ पर, सारे चैप्टर्स की पिछले जो अभी तक हो चुके हैं वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट मैं बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पूरे के पूरे 13 चैप्टर जो हैं, 13 चैप्टर्स कंप्लीट बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, आप देख लीजिए। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री जो है वो भी मैं कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री की ख़ास बात एक और ये कि उसके अंदर जो है एक ग्रैंड टेस्ट भी है, उसको बार बार अटैम्प्ट करें, अपने आप को चेक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि नोमेनक्लेचर के ऊपर आपकी ग्रिप हो रही है या नहीं हो रही। वो नोमेनक्लेचर का लगभग 2 घंटे का टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट उसका मैंने नाम दिया हुआ। उसी में सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं जिसमें सारे नोमेनक्लेचर आ जाते हैं, ठीक है भाई। अब ये पिछली वीडियो के 2 टॉपिक जो हैं, एक तो चॉक कॉइल है, ये रह गया था, इसको देख लेते हैं, चॉक कॉइल। और दूसरा जो टॉपिक इसका रह गया था वो था इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस पिछला टॉपिक था हमारा अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हम एक सीरीज़ चल रही है पूरी। एसी थ्रू रेसिस्टर हमने देखा सबसे पहले, उसके बाद एसी थ्रू कैपेसिटर हमने देखा, और ये है अब एसी थ्रू इंडक्टर, ठीक है। चॉक कॉइल क्या है इसको नोट कर लीजिए। चॉक कॉइल वॉट, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या है भाई ये चॉक कॉइल, तो इस वॉट का सीधा सा जवाब ये है कि एन इंडक्टर, ये एक इंडक्टर है, एन इंडक्टर, कैपेसिटर नहीं है, ये रेसिस्टर नहीं है, ये एक इंडक्टर है। नॉन एज, इसको एक और नाम से भी कॉमनली आमतौर पे जाना जाता है, नॉन एज, इसको चॉक भी बोला जाता है, चॉक, CHOKE। मकसद क्या है इसका? इसको बनाने का कोई मकसद भी तो होगा ना। मकसद क्या है? अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी एक प्रॉब्लम है। जिस तरह के हम स्पीकर्स वगैरह चलाते हैं साउंड के लिए, अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉब्लम ये है कि वो नॉइज़ क्रिएट करता है, थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट करता है, शोर थोड़ा सा क्रिएट करता है। अब हमें ये शोर जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि काम साउंड का है, और अल्टरनेटिंग करंट भी चाहिए। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ही डायरेक्ट करंट का इंतज़ाम कर देता है ये इंडक्टर। ये चॉक कॉइल का भी यही काम है, और बुनियादी तौर पर इंडक्टर का काम भी यही है कि अल्टरनेटिंग करंट से एनर्जी अपने अंदर थोड़ी सी स्टोर करके, अल्टरनेटिंग करंट से थोड़ी सी एनर्जी अपनी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करके उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए डायरेक्ट करंट की सूरत में। ये इसका टू द पॉइंट फंक्शन है। डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में होता है, DC, इसीलिए वहाँ पर वो स्मूथ होता है, और जो है नॉइस वगैरह ये वो इस किस्म के
साउंड से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर डीसी का बड़ा अहम किरदार होता है। तो एसी भी चाहिए, डीसी भी चाहिए, तो ये मामला ये इंडक्टर हल कर देता है। और चोक कॉइल भी बहुत सारी किस्मों के इंडक्टर में से एक इंडक्टर चोक कॉइल जो है ये होता है। तो मकसद क्या है इसका? यूज टू ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसीज, यूज टू ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसीज, हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है ये। हाई फ्रीक्वेंसीज, यूज टू ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसीज above a certain frequency, above a certain frequency। लिखते रहिए, अभी मैं बता देता हूँ इसको क्या बोल रहा है। above a certain frequencies while allowing the direct current, while allowing the direct current to pass through, ठीक है भाई। क्या कह रहा है? मकसद क्या है इसका? पर्पस क्या है? यूज टू ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसीज, ये हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देता है। अबव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, अबव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, आपको एक ख़ास फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपको एक ख़ास फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर उससे अबव फ्रीक्वेंसीज आएंगी तो ये चोक कॉइल उसको क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, उसको रोक देगा, ताकि वो जो ख़ास फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। समझ आ रही है बात? हाई फ्रीक्वेंसी वही आपके लिए शोर वाला मामला करेगा, जबकि आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि शोर वाला मामला ना हो। तो यही चोक कॉइल ये काम करेगा कि हाई फ्रीक्वेंसीज़ अगर आ रही होंगी और आएंगी, एसी का मामला है ना, हाई फ्रीक्वेंसीज़ आ रही होंगी तो उनको लो कर देगा, उनको कम कर देगा, उनको ब्लॉक करके उस लेवल पे ले आएगा जिस लेवल की फ्रीक्वेंसीज़ हमें चाहिए साउंड से रिलेटेड। ठीक है। वाइल जबकि अलाउइंग द डायरेक्ट करंट, जबकि अलाउ करेगा, इसी पर्सपेक्टिव में अलाउ करेगा किसको? डायरेक्ट करंट को टू पास थ्रू, के डायरेक्ट करंट पास हो जाए। ठीक है भाई। इट इज़ फॉर्म्ड, ये किससे बना होता है? इट इज़ फॉर्म्ड, अब इस चोक कॉइल की कंस्ट्रक्शन भी देख लें कि ये किससे बना होता है। इट इज़ फॉर्म्ड विद इन अ कोर, शेप्ड। ये चोक कॉइल जो है वो बना हुआ होता है एक कोर के अंदर, शेप्ड लाइक डोनट। और उस कोर की शेप कैसी होती है? शेप्ड लाइक डोनट, डोनट जैसी होती, डोनट जैसी होती है। इसकी पिक्चर बनी हुई है बुक के अंदर, डोनट। अराउंड विच an insulated coil is wound, an insulated coil is wound, insulated coil is wound। ठीक है भाई, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है अब चोक कॉइल की। इट इज़ फॉर्म्ड, ये कैसे बना होता है? विद इन अ कोर, एक कोर के अंदर बना हुआ होता है। और इस कोर की शेप कैसी होती है? डोनट जैसी होती है। ठीक है। अराउंड विच, और उस डोनट के इर्द गिर्द, एन इंसुलेटेड कॉइल इज़ वुंड, एक इंसुलेटेड कॉइल जो है वो वुंड हुई हुई होती है। मिसाल के तौर पर ऐसा ही होता है डोनट। अब यहाँ पे इसके, ये कोर हो गया डोनट की शेप का, इसके गिर्द जो है वो इंसुलेटेड कॉइल जो है वो वुंड हुई हुई हो, जस्ट लाइक दिस। अब ये पूरी तो मैं खैर नहीं बना सकता यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरह इसकी पिक्चर बनी हुई है बुक के अंदर। ठीक है भाई।
अगला पॉइंट इसका लिख लें। ओनली यूज्ड इन एसी, ओनली यूज्ड इन एसी। अल्टरनेटिंग करंट जो है एसी सर्किट, सिर्फ एसी सर्किट्स में ही आप इस चॉक कॉइल को यूज़ करते हैं, सिर्फ एसी सर्किट्स में ही आप इन चॉक कॉइल को यूज़ करते हैं। व्हेन टू यूज़, व्हेन टू यूज़, कब इसे यूज़ करना है, व्हेन टू यूज़, कब चॉक कॉइल को यूज़ करना है। व्हेन स्मूथ एंड नॉइस फ्री डीसी सिग्नल, व्हेन स्मूथ and noise free DC signal is required, DC signal is required, DC signal is required। तो कब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, When स्मूथ एंड नॉइस फ्री डीसी सिग्नल इज़ रिक्वायर्ड, जब आपको स्मूथ और नॉइस फ्री शोर के बग़ैर डीसी सिग्नल जो है वो चाहिए होता है। ठीक है भाई, तब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। थिंग्स कंटेन चॉक, अगली हेडिंग डाल लें, थिंग्स कंटेन चॉक। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ये चॉक लगा हुआ होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ये चॉक लगा हुआ होता है। पावर सप्लाइड फॉर ऑडियो एम्पलीफायर्स, पावर सप्लाईज, आपके कंप्यूटर में भी देखें पावर सप्लाई लगी हुई होती है। तो पावर सप्लाईज, ऐसी हर किस्म की सप्लाईज, पावर सप्लायर्स फॉर ऑडियो एम्पलीफायर्स, फॉर ऑडियो एम्पलीफायर, जो ऑडियो एम्पलीफायर्स होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है इस चॉक को। रेडियो फ्रीक्वेंसीज, आरएफ सर्किट्स, रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है आरएफ सर्किट्स, इनमें यूज़ किया जाता है। अदर थिंग्स, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं जिनमें चॉक कॉइल को यूज़ किया जाता है। अदर थिंग्स की हेडिंग डालने, और कौन सी चीज़ें, अदर थिंग्स, वेयर फिल्टरिंग एंड नॉइस सप्रेशन, वेयर फिल्टरिंग एंड नॉइस सप्रेशन इज़ एसेंशियल। यहाँ पर आपको फ़िल्टर चाहिए और नॉइस सप्रेशन, कि शोर जो है वो दब जाए, नॉइस सप्रेशन कि शोर जो है वो दब जाए, एसेंशियल, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, किस चीज़ के, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि वहाँ पर साउंड जो आपको मिले वो फ़िल्टर हुआ हुआ मिले, और नॉइस सप्रेशन, और उसमें नॉइस सप्रेस हुई हुई हो, दबी हुई हो, ख़त्म हुई हुई हो। नॉइस का मतलब शोर होता है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब देख लेते हैं हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये चॉक कॉइल वाला टॉपिक हो गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस पे आ जाइए। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर आपको कैपेसिटर वाला टॉपिक याद है ना, तो उसके अंदर हमने जो कैपेसिटर से रिलेटेड रेसिस्टेंस थी उसको हमने रिएक्टेंस का नाम दिया था, और जो इंडक्टर से रिलेटेड रेसिस्टेंस है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है भाई, क्या है ये? वॉट, सबसे पहले वॉट क्या है ये? अपोजिशन टू फ्लो,
opposition to flow alternating current by inductor इंडक्टर जो है अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा, ठीक है, बाय इंडक्टर। वही काम जो रेसिस्टर करता है, बाय इंडक्टर। इसको भी मेजर्ड इन ओम, मेजर्ड इन ओम्स, इसको भी ओम्स में मेजर किया जाता है, ठीक है भाई। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स एल बराबर है ओमेगा एल। एक्स एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स एल बराबर है 2 पाई फ्रीक्वेंसी एल के। क्यों, क्योंकि ओमेगा जो है आपको पता है ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर है। तो हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेयर एक्स एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। और एल इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है भाई। अच्छा, ये यहाँ पर आपको शोज क्या दिखाता है, इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है। किस चीज़ की इन्वर्स रिलेशनशिप, कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। अल्टरनेटिंग करंट का जो सिग्नल है वो अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल जितना ज़्यादा होगा, या आसान लफ्ज़ों में अल्टरनेटिंग करंट जो है जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका। शोज अल्टरनेट इंडक्टिव रिएक्टेंस inductive reactance is directly proportional to inductive reactance is directly proportional to frequency of AC, frequency of alternating current। क्या मतलब हुआ इसका, जितना ज़्यादा अल्टरनेटिंग करंट आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। ये भी टॉपिक हो गया। अगला जो टॉपिक है आपका इसके बाद AC थ्रू RL सर्किट्स, वो देखेंगे हम अगले टॉपिक के अंदर, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।